TRT 1 to 5 के लिए रिवीजन पर्पज से आप इसको देख लीजिए, आप कितनी तैयारी आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए जितने भी करंट अफेयर्स या जो भी नोट्स अपडेट आपने किया है उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से हम आपके सारे यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज़ आपके आज साइंस का ऑलरेडी 51 क्वेश्चन तक मैंने कवर करवा दिया था, 52 नंबर क्वेश्चन से हम कंप्लीट आगे करेंगे। बताइएगा सभी लोग, साइंस का ये पोर्शन से हम कंप्लीट करवा रहे हैं अभी ऑलरेडी। बाकी पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन करवाया है और आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो उसको क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे टाइम मिलता है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। 9 से 12th वालों के लिए, 9 से 10th और 11 से 12th वालों के लिए अच्छा समय है। होली के बाद संभावना है आप लोग का एग्जामिनेशन होने की, और बिहार स्टेट का भी जल्दी डेट आ जाएगा, उसके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है 52 नंबर, यदि किसी ऐनक के लेंसों की डायोप्टर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। +2 ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, और प्लस माइनस पर। तो इसकी जो डायोप्टर होगी फोकस दूरी होता है 1/f के फॉर्म में होता है, तो 1/2 करेंगे तो यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। 50 सेंटीमीटर देखिए इस तरह से किया जाएगा। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक जिसका डिनोट किया जाता है, डिनोशन या फिर प्रतीक कहते हैं, तो कैपिटल D से करते हैं, दर्शाया जाता है। और फोकस दूरी स्मॉल f से इसको व्यक्त किया जाता है। D बराबर होता है 1/m यानी 1 मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स जिसको कहते हैं। इस प्रकार लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, इसकी फोकस दूरी 1m है। और अभी सारी लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस में मानी जाती है, अब सारी लेंस की जो होती है माइनस में। ये मैंने बताया प्लस और अब तो प्लस जितने भी हैं तो ये अभी सारी लेंस है, ठीक है। तो फोकस दूरी बराबर होता है 1/d यानी 1/2.25 मीटर, 0.5 मीटर कहिए या फिर 50 सेंटीमीटर सिमिलरली है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारे यूनिट एंड डायमेंशन से संबंधित मैंने बताया है, उसको भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे PDF उपलब्ध है, वहाँ से आप इसके जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो आपके यहाँ पर उत्तर की दिशा में हमेशा ये संकेत करेगा। आपको ये डायरेक्शन रहेगा उत्तर, इस तरह से डायरेक्शन रहेगा, ऊपर का डायरेक्शन उत्तर यानी नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, तो इस डायरेक्शन में हमेशा करेगा। और इस डायरेक्शन में ये इसको जो सुई होता है यानी कि जो नोकीला भाग होता है वो इस तरह से रहता है, ठीक है, उत्तर की दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आई होप कि क्लियर दिख पा रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए चुंबकीय सुई उत्तर की दिशा में संकेत करती है। यह पृथ्वी के उत्तर ध्रुव जो होते हैं इसका यानी पोल उत्तर दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है अनुरूप आकर्षित करती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव और आकर्षित होकर के उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट प्रकाश को नली में कैसे पैदा होता है। ये श्वेत प्रकाश कैसे प्रकाश प्राप्त होता है। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित कर करके, अणुओं को दोलित करके। तो ये देख सकते हैं 95 में क्वेश्चन पूछा गया BPSC का, और ये BPSC घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम करवा रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा तंतु को गर्म करके करते हैं। श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट प्रतिदीप्त सिलिका होता है, ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के भास्म में पैदा होता है। ट्यूब में के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रभाव करने पर बड़ा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें प्रणालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्ति सिल पदार्थ की परत पर मिलकर के दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये जो प्रिज्म होता है जिससे हम निकालते हैं इससे भी प्राप्त होती है। चलिए तो इसमें याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश जो को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला है। कई लोग इसमें अपेक्षता लगा देते हैं या फिर ये गलत होती है। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इनको मिला है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को। और ये मिला है कब, ये भी जानेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उनके नियम के आविष्कार हेतु दिया गया है 1921 में। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था 1921 में। आज से ठीक 100 साल पहले, 103 साल पहले की घटना है, तो आज से कोरिलेट कर सकते हैं।
और ये भौतिकी के क्षेत्र में। और E बराबर mc², ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ही दिया गया सिद्धांत है। E बराबर एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू C का स्क्वायर, यानी कैपेसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? पहला है यूरेनियम, दूसरा है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, या फिर बताइएगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव 4 ही ऑप्शन का होता था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो कोई भी आप टिक लगा सकते थे। ये 2005 का क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब है इसमें यूरेनियम के दौरान होता है। यूरेनियम डेटिंग आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तीन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। विद्युत उत्पन्न करने में उसमें यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही वन लाइनर फॉर्मेट में। देखिए ये भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था उसमें, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी में पूछा जाता है, जो ऑफिशियल लेवल का है। और उसमें अभी जो आप बिहार टीचर्स के लिए जो लोग जा रहे हैं, या फिर बिहार स्टेट के लिए, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। सारे जितने भी 150 क्वेश्चन है लैंग्वेज पेपर लगा करके उस सारे क्वेश्चन लगाना है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? पानी के बहने से, संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड जिसको कहते हैं, कंप्रेस्ड गैस या फिर संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ठंडा हो सकता है, वो है कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान जो होता है कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। सभी लोग हाय, जितने भी लोग, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जिन लोगों का भी क्वेरी है संबंधित, उन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह संग्रहित किया है, आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी लेटेस्ट मैंने बताया है, इसके रिगार्डिंग जितने भी अटैम्प्ट है, क्या क्वेश्चन है रिलेटेड, आप सारे एक जगह दे सकते हैं। और किन लोगों का क्वेश्चन, मतलब कि जिन लोगों का नंबर्स कम आ रहा है, या फिर लास्ट 5 डेज में क्या करना है, 9 से 10th वालों के लिए क्या सजेशन है, उन सभी संबंधित इस सारे वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्ट किया है, वहाँ से भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 58 नंबर क्वेश्चन। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने 51 से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने दे दिया है, उस सभी को प्लेलिस्ट आप बना दिया गया है, उस सभी प्लेलिस्ट को आप यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट यहाँ पर घटना चक्र का बना हुआ है, या फिर एनसीईआरटी का हो, या रेलवे का हो, या बीपीएससी 3 का हो, बीपीएससी देखिए साइंस का हो, इस सब का भी लाभ उठा सकते हैं टाइम टू टाइम। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, बताइएगा आप सभी लोग। या टीन या शीशे के मिश्र धातु का या निकल का? तो इसका सही जवाब है जो आपका क्वेश्चन था कि फ्यूज का जो एक छोटा सा तार का टुकड़ा जो बनता है, ये टीन और शीशे के टुकड़ा का बना होता है। यह रंगा या शीशा यानी टीन और लेड की मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, या अति प्रसारण ओवरलोडिंग, यानी ज़्यादा अगर आप अति भारण आ जाए, या बोधता वृद्धि के आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, यानी जो जितना चाहिए वोल्टेज उससे ज़्यादा, जिसे आपको घर में कितनी चाहिए 220 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 220 वाट की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, या तो ओवरलोडिंग का सिचुएशन आ जाएगा, या फिर कम लोडिंग में भी दिक्कतें होती है। तो इससे इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल सके, ताकि ये जो होता है शॉर्ट सर्किट वहीं तक, ये बोर्ड तक ही रह जाए और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, बाकी के होम में यानी फिर घर पर आपके अप्लाइंसेज को भी इफेक्ट नहीं करे। आपके जितने भी अप्लाइंसेज है, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपका टीवी हो गया, एनी थिंग जो भी आपका कोई भी इफेक्टिव ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक यानी जो कि नॉन कंडक्टिव होता है, जो कि आपका चालक नहीं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन है, और ये लेटेस्ट है 2020 का क्वेश्चन है। तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो आपको सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक जो आता है वो पारा आता है, लेड के रूप में आप इसको जानते हैं।
कोई भी ऐसा पदार्थ जो जिससे विद्युत धारा का या ऊष्मा प्रभावित नहीं होता है उसे ही कुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है उसके को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इसको नॉन कंडक्टिव हो गया जिसमें धारा और ऊष्मा प्रभावित नहीं होता, जैसे कि लकड़ी हो गया, कांच हो गया, सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड हो गया, शीशा, पारा की चालकता कम यानी पुअर कंडक्टर होती है। लेड की ऊष्मा चालकता जो होती है 34.7 वाट पर एम केस, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता जो होती है 8.31 वाट पर एम के होता है। ठीक है, अति चालकता का लक्षण क्या होता है? अति चालकता जिसकी मतलब पारगम्यता जो होता है परमिटिविटी उस पर शून्य हो जाती है। ये किया गया था, इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1911 में डच भौतिकी वैज्ञानिक जो थे H.K. ओनेंस ने। 1853 से लेकर के 1926 तक इनका जीवन काल रहा है। ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन तापमान पर तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की थी। ओनेंस को यह जानकर के आश्चर्य हुआ कि 4.2 के तापमान पर पारे का विद्युत प्रतिरोध जो होता है यानी रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है। यह माना गया कि निम्न तापमानों को अन्य तत्व और यौगिक की भी ऐसा ही व्यवहार कर दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता है। जो कई लोग एग्जाम्पल्स आप दैनिक जीवन से भी समझ सकते हैं, जो ज़्यादा अतिचालक हो या ओवर रिएक्टिव होता है तो उसमें क्या होता है, दूसरे लोगों का रेजिस्टेंस जो होता है शून्य हो जाता है। यानी उन वैसे लोगों के सामने कोई भी कुछ नहीं बोलता, ना सजेशन देता है, ना उसको कोई ज्ञान देता है। जो ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होता है या फिर ज़्यादा पॉजिटिव होता है या खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझता है या खुद को ज़्यादा बहुत होशियार समझता है, तो ये अति चालक जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसलिए इसमें से ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यदि अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे विद्युत चुंबक बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं और अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय परागमणता शून्य होती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नीचे है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर वही समान रहता है? तो इसका गर्म करते हैं जब तो अर्धचालक यानी कि इस सेमीकंडक्टर का क्या वैल्यू होता है, तो इसका जो होता है वो आपका विद्युत प्रतिरोध में जो करते हैं तो उसकी कुचालकता से कम हो जाती है। अर्धचालकों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों को से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर कम हो जाती है। ठीक है, अर्धचालक का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी अर्धचालकता यानी आपका जो है वो कम जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठंडक के दिन में यानी ठंड के टाइम में के दिनों में लोहे के गुटकों एवं लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का जो होता है जो गुटका यानी लोहे का जो आपका रेड हो गया वो ठंडा लगता है। लकड़ी का आप कंपेरिजन छुएंगे आपने कभी भी ठंड के टाइम में जनवरी फरवरी या दिसंबर में आपने महसूस किया होगा, जब भी आप पार्क जाते हो खास के लिए एक लकड़ी का बना हुआ है जाकर बेंच और एक है आपका साथ में बगल में बना हुआ है लोहे का बेंच। तो आप किस पर बैठने की कोशिश कीजिएगा ठंड में, आप खुद एक प्रैक्टिकली महसूस कीजिएगा तो आपको वो प्राप्त होगा ये जानकारी। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, लकड़ी के जो है गुटके या फिर बेंच है उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बैठना नहीं चाहेगा जब तक सूर्य की रोशनी न आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे के गुटके का तापमान जो होता है लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऐसा कुछ भी ताप की बात ही नहीं है। लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है उसमें का अच्छा चालक है, ये सही जवाब है। क्योंकि ये कंडक्टिविटी एल जो है लोहे का यानी कि फेरम हम यहाँ पर बोल दें, यहाँ पर वुड के लिए मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ। इसकी जो होता है कंडक्टिविटी होता है, ये चालक जो होता है अच्छा है, इसकी चालकता अच्छी होती है कंडक्टिविटी। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा खराब चालक है। लोहा तो अच्छा चालक है, ये गलत हो गया। ठीक है, लोहे का जो गुटका है आपका लकड़ी से भारी होता है। ऐसे भारी से क्या मतलब है?
तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में असमान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से ये लोहे का गुटका जो होता है ज़्यादा ठंडा लगती है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिकली मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सके। और कंटिन्यू हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, चलिए जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी ग्रुप्स में हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों करता है आप बताइएगा। इसका रीज़न हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पंखा जो होता है ठंडी हवा को आपूर्ति करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा हवा नहीं बल्कि जो वातावरण में हवा रहता है उसी को भेजने की कोशिश करता है। अगर गर्म हवा आ रही है बाहर से या खिड़की से, विंडो से या फिर आपके कहीं से भी, तो वो गर्म हवा ही हमें देगा। तो अगर ठंड है तो ठंडा हवा देगा। अभी आप अभी दे सकते हैं, अभी मार्च का मंथ है, अभी आप यूज कर सकते हैं, तो आपको ठंड का ही एहसास होगा। नेक्स्ट, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी वितरित करता है, गर्मी करता है, लेकिन उससे ऐसा कोई संबंध नहीं है। हवा की चालकता बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, बिल्कुल ये सही जवाब है। ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि जब हमारा जो स्वेटिंग होता है तो उसको वो ठंडा करने का काम आता है, और इसके कारण ही ये ज़्यादा वाष्पित हो जाता है, वेपराइजेशन होता है, जिसके कारण होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देख सकते हैं, गर्मी के मौसम में शरीर को से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 64 नंबर, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर जाएंगे तो क्या होगा। तो वो रूम का टेम्परेचर ठंडा होगा, गर्म होगा, ये पूछ रहा है, कोशिश कर रहा है। आप कमरे की कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये होता है, क्योंकि बताते हैं आप कमरे ना तो गर्म होगा ना ठंडा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। देखिए, कमरे में जब रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल करके रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप से कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आप कभी भी अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, आपको महसूस होगा। जब भी आप कमरे का क्योंकि इसमें जो है इवेपोरेशन होता रहता है, पीछे से जो इसका होता है हीटिंग आपको प्रोड्यूस करते रहता है। जब भी आप देखे होंगे नीचे का पार्ट, क्योंकि ये जो कूलिंग का काम करता है अंदर का पार्ट को, और इसका इवेपोरेशन होता है, यानी कि एग्जॉस्ट होते रहता है, एग्जॉस्ट जो गैस निकलता है, जिसके कारण ही ये टेम्परेचर है पूरे कमरे में फैल जाती है, और ये कमरा को थोड़ा सा गर्म करता है। इतना नहीं करेगा कि आपका, मान लीजिए अभी टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये नहीं करेगा कि आपका पूरा कमरा 50 डिग्री तक पहुंचा देगा। लेकिन हाँ, ये आपका वातावरण का टेम्परेचर 35 है, तो ये 35 तक पहुंचा देगा, 2-3 डिग्री आगे ऊपर कर देगा, आपका थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म कर देगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लेटेस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ 67 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन है जो उसको हम चयनित करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पूरा ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा, अगर ज़्यादा बड़ा है तो लास्ट में इसको अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। जो वन लाइनर फॉर्मेट में शॉर्ट आता है, इसको 3 तरीके से एग्जामिनेशन में टैकल कीजिएगा। मान लीजिए आपका 120 नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है एग्जामिनेशन में, 120 या 150, मैं एग्जाम्पल 120 का लेकर अभी दे रहा हूँ। तो आप पहले शॉर्ट में यानी 20 से 30 मिनट में कोशिश कीजिएगा जो वन लाइनर फॉर्मेट एक ही शॉर्ट में आपका हो जाए। दूसरे शॉर्ट में कोशिश कीजिएगा जो आपका एग्जामिनेशन में जो सेकेंड थोड़ा टाइम लगे उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड में आपका हार्ड क्वेश्चन का जो मीडियम है, इसमें सबसे ईजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें लगे टाइम, और जब सबसे हार्ड लगेगा या फिर टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव भी है, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, रैंकिंग का है, तीन सारे क्वेश्चन को बाद में कोशिश करिएगा अटेम्प्ट करने की। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। कपास जो है गर्मियों में कमरे के रूप में उपयोग के लिए होता है। ठीक है, एक मिनट इसको क्लीन कर दें।
कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नमी ने इसमें जितने भी वाष्पित होता है इसको अवशोषित करता है, इसलिए नहीं। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है, बिल्कुल नहीं। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास से तैयार होता है, लेकिन रेशम कई तरह चमकता रहता है, तो ये सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन ऐसा ही नहीं है संभव, तो सही जवाब आपका सी है। देखिए जो आपको प्रश्न दिया गया है, हालांकि सी कथन सही नहीं है क्योंकि आपको पूछा गया गलत कथन के लिए, ठीक है, गलत कथन के लिए। तो क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है और रेयन को समानतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, तो आपके ए और बी डी सही है। फिर से मैं आपको सारे कथन बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन देखिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम के भी कहा जाता है, ये कृत्रिम रेशम नहीं बल्कि आपका एक्रेलिक जो होता है कृत्रिम ऊन का होता है, रेशम नहीं होता है बल्कि ये ऊन होता है, ठीक है, क्योंकि ये कपास से तैयार होता है, रेशम की तरह ही चमकता है। रेयन को समानतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, ठीक है, ये पूरी लाइन यहाँ गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के समान होता है जो कि कोटिंग के। टेफ्लॉन के लिए आप देखते हैं नया जो आपको तरह के जो बर्तन होता है, खास कर जो चढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको नॉन स्टिक्स जितने भी आते हैं बर्तन, इलेक्ट्रिक जो भी आता है उस पर आप इसका यूज करते हैं, नॉन स्टिक वालों में। गैस वाले या फिर आपको चूल्हे जो होते हैं पुराने टाइप के, उसमें यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 67 नंबर क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो ये आपका इस तरह से वेवलेंथ जो बनता है आपको ये देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम फिर से बता देता हूँ, देख सकते, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से जो बनाएगा, ये आपका जो दो क्या पूछा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग जो इसको कहते हैं, और ये उत्तरोत्तर गर्त, इसको गर्त, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है, इसको कहते हैं तरंग। एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावर्तित करता है। देख सकते हैं एक निश्चित दूरी, मान लीजिए ये आपको 5 है, ये 10 है, तो फिर से ये 15 में रिपीट कर रहा है, फिर से ये 20 में रिपीट करेगा, फिर 25, 30, 35 है, इस तरह से ये रिपीट करते रह जाएगा, तो ये इसी दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या नहीं बदलता है या क्या होता है? तो क्या है आपका नहीं बदलता है, जो वेग बिल्कुल ही चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो रहा है, आवर्तकांक ये भी चेंज होगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति है वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। आगे बताइएगा 69 क्वेश्चन। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये आपका उत्तल लेंस जो आप लोग यूज करते हैं पढ़ने में, या फिर जो आप ग्लासेज यूज करते हैं, चश्मा जिसको कहते हैं, तो इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? तो उत्तल लेंस यूज होता है, ठीक है। साधारण लेंस नहीं होता है, साधारण लेंस उन लोगों में होता है जो गोगल्स आप लोग जो फिल्म स्टार या फिर क्रिकेटर यूज होता है, तो जिसमें कोई भी पावर नहीं होता है इसमें। तो देखिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लास प्रस्तुत दूरदृष्टि को दूर करता है और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति कोई दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित यानी कि ठीक किया जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो पाएगा, दोबारा इसको सुन लीजिएगा। जितने भी वीडियो मैंने बनाए 2 से 3 4 बार आप इसको डाउनलोड करके जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण इस प्रकार है, किस तरह का है वो दर्पण? अवतल दर्पण है, समतल है, उत्तल है, और ये सारे दर्पण का आपको पिक्चर याद होना चाहिए कि आपको पता है किस तरह से कहाँ ब्लैक आकार है या क्या है, और लेंसेज का है वो आपको याद रखना चाहिए।
ये इस तरह से आपका है उत्तल का, इसमें क्या ब्लैक किया जाता है, ये सारे कहाँ पर डिपेंड करता है, अनंत से आती है तो फोकस दूरी पर। तो ये छः जो है 9th क्लास में वो आपको याद होना चाहिए। प्रकाश ये लाइट में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के दौरान आप लोग को बताया गया है। तो इसका सही जवाब है अवतल। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े होकर के एक व्यक्ति अपना प्रतिमा अपने से बड़ा देखता है। आपको पता है F बराबर 2R होता है, तो लेटेस्ट दूरी आपका इसे R बराबर F/2 होता है। इस तरह से निकालते हैं फोकस दूरी का हाफ निकालने से। यानी आपका 5 फुट का कोई बंदा है, अगर उसका 2.5 फुट का अगर देखते होंगे, 2.5 फुट का भी शीशा है तो पूरा उसका प्रतिबिंब दिख जाएगा। 2.5 फुट का शीशा है तो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है? तो 330 332 कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी ये प्रकाश का वेग है, वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, तो इसको जान लीजिए। ध्वनि जो कि ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थिति जैसे कि जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। शुष्क वायु जो है 0 डिग्री पर 232 मीटर पर सेकंड होता है। शुष्क वायु में अगर 25 डिग्री पर है तो 346 होगा। हाइड्रोजन में आपको 25 डिग्री पर 1284 रहेगा। आसुत यानी कि जल पर 25 डिग्री टेम्परेचर पर आपका 1498 रहेगा। समुद्री जल में आपका सेम टेम्परेचर पर देखते हैं 1531 रहेगा। स्टील में सब ज़्यादा है 5960 है। एल्युमिनियम में 6420 है। लोहा में आपका सबसे ज़्यादा 5950 है। सबसे ज़्यादा कांच यानी फिल्ट में 3980 है। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिला है? तो एल्युमिनियम में आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्वनि का वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तरंग के समान होती है, तरंग के कण के समान होता है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो ये दोनों के समान होती है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। कण और दोनों किसी के समान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए 97 का क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग एवं कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला लगता है क्यों आकाश आपको किस कारण से नीला दिखता है? तो सूर्य के प्रकाश में नीला रंग एवं रंगों से अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लघु रंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। जो लघु तरंग दैर्घ्य जो होता है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण आकाश जो होता है नीला दिखा देता है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुग्राही कौन सा है, क्या है, हमको इससे मतलब नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है आकाश नीला क्यों लगता है। वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है, ऐसा भी नहीं है। वायुमंडलीय लघु अणुओं और परमाणुओं का पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं से प्रकीर्णित कर देता है। क्या करता है? प्रकीर्णित कर देता है। इस प्रकीर्णन में बैगनी और नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में, जैसे हरा हो गया, उसके बाद फिर पीले हो गया, फिर नारंगी, फिर लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णित होता है। आकाश नीला इसलिए प्रतीत होता है। ठीक है, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। सबसे पहले हमको जो दिखाई देता है उन बैगनी, उसका नीले का प्रकाश सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ही वो नीला होता है। सबसे ज़्यादा ये स्कैटर्ड होता है, सबसे कम होता है लाल होता है। ठीक है, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, 74 नंबर क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश का ध्रुवीकरण के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। तो आप जितने भी लोग हैं, खासकर 6 to 8 और 1 to 5 के लिए आप लोग का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। 15 मार्च को एग्जामिनेशन है, तो आप लोग बताइएगा एग्जैक्ट आपका आंसर होना चाहिए। इसमें प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जितने भी लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश के पृथ्वी के वायुमंडल में घूमने पहुंचने पर होने वाले अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये याद कर लीजिए, बहुत बार ये रिपीट होती है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। उसका आयतन जो होता है न्यूनतम होता है आपका इसी पर। तो इसका मैं डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूँ, देख सकते हैं इस तरह से डायग्राम बनता है और इस तरह से आपका ये रहेगा। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर ये 4 डिग्री है,
ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर आपका जो है घनत्व तो सबसे मैक्सिमम आपका यहाँ पर होता है, इस तरह से डाउनवर्ड होता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो घनत्व आपका सबसे अधिकतम यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये घनत्व का पिक्चर है, उल्टा मैंने इसी डायग्राम में बना दिया है। तो ये घनत्व का है और आयतन यहाँ पर मिनिमम होता है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था लास्ट पे, आप जरूर वीडियो देखिएगा। तो इसका आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखा देता है। F बराबर 9/5 C + 12। आपको सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। C का वैल्यू दिया है 50 यहाँ पुट करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 बचेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 10। 9 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 90, और 90 + 32 कितना हो जाएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला को जरूर 1-2 बार अभी जहाँ भी आप जैसे भी या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा, तो स्थिति देखिएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। पानी फर्श पर फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। पानी का स्तर नीचे पहले गिरेगा, फिर बीकर बाहर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। पानी का स्तर नहीं बदलेगा, यानी पानी जैसा भी है वैसा, क्योंकि उसका जो घनत्व है, मान लीजिए आपका ये पानी का बीकर है, यानी गिलास है या फिर कुछ भी है, और एक बर्फ़ का टुकड़ा आपने डाल दिया, तो बर्फ़ का जो टुकड़ा है जितना इसका आयतन होना चाहिए पहले ले चुका है, और जब ये पिघल करके पानी होगा यानी बुलबुला बन जाएगा, तो ये पानी में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, इसका स्तर में कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये ग्लास यहीं तक भरा रहेगा, ठीक है, जहाँ तक था, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर, मैंने बताया क्या बताया, आयतन यानी वॉल्यूम के कारण आयतन के बराबर जल को प्रतिस्थापित करता है, और बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वो जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा, और लास्ट TRE 1 और TRE 2 के दौरान बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया भी होगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सभी लोगों को अब क्लियर हो पाया होगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, जरूर इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए 78 नंबर, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो ये आप लोग 11th क्लास के NCERT या फिर आपने पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। बाकी हम कोई ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसके यूनिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, MT इनवर्स, ठीक है, MT-2 इस तरह से बताते हैं, MT-2 यानी इसको न्यूटन पर मीटर भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन मैंने बताया, L खत्म हो गया, L MT-2, ठीक है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम होता है। वर्षा की बूंद पिघली धातु को बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि उसकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होनी लग जाती है। एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट को बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें होती है, जल की होती है, वायु की होती है, खून की होती है, शहद होती है। तो इसको हम आसान भाषा से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको बोलिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो श्यानता जो होती है वो शहद की होती है, शहद की। जो द्रव सब जितने अधिक गाढ़े होंगे, यानी सिंपल भाषा में करें, जितना गाढ़ा, आप देख सकते हैं पानी को आप महसूस कीजिए, या फिर आपने देखा होगा जली पीते हैं तो इसमें उतनी नहीं होती है। हवा तो आपके हाथ में भी नहीं आएगी। खून को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जब आप शहद को यानी हनी को आप लेने जाएंगे तो हाथ चिपचिपा सा लगेगा, गाढ़ा से महसूस होगा। वो उतने ही अधिक श्यान होंगे, वो उतने क्या होंगे, श्यान होंगे, ठीक है, श्यान होंगे। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है, इस तरह से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा शहद आपको मिलेगा श्यानता, उसके बाद खून में मिलेगा, फिर जल में, अब वायु सबसे कम मिलेगा। जैसे मैंने बताया ये हाथ में भी नहीं आएगी वायु, कोशिश कीजिएगा पकड़ने का, वायु हाथ में आती है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। कुछ तत्वों की श्यानता इस तरह से होती है, जैसे कि जल की श्यानता तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 होती है,
और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3 श्यानता इसकी होती है, इसकी यूनिट पॉइज होता है। और रक्त का जो होता है यानी कि ब्लड का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग का होता है रक्त, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 2.7 इसकी श्यानता होती है। शहद की होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 के आसपास, देखिए सबसे ज़्यादा 200। वायु तो आपके हाथ में भी नहीं आएगा, कितनी पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? भूकंप से, दूर सूरज से, तारों से, चंद्रमा से। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे आती है वो चंद्रमा से आती है। कैसे जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। और चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अधिक, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी की तुलना से सूर्य की तुलना में वो नज़दीक होता है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरह ऊपर उठती है और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी भी नहीं होता है, और अतः जो होता है सूर्य द्वारा चल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठा पाती है। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बताते हैं फिर से, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। जैसे जी का वैल्यू जो होता है अगर यहाँ पर पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और वही वैल्यू हम जाएंगे चंद्रमा पर, इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 9.6 का बटे छठा या 1/6 भाग हो जाता है। इसी से आप जान सकते हैं चंद्रमा जो होता है पृथ्वी से अधिक, जो होता है चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अधिक नज़दीक होता है। आपको पता है चंद्रमा सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? सबसे नज़दीक में आपका चंद्रमा है। तो उसके आकर्षण के बल के कारण जो होता है समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, और सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठाते। तो ये लाइनें आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है, बस आप जान लीजिए ये आंसर इसका चंद्रमा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 देख सकते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं, मास जो है हर जगह सेम ही होगा, द्रव्यमान सेम ही रहेगा, तो ये गलत है। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका डब्ल्यू जो है भार, मान लीजिए वेट इसका जो है मास और जी पर डिपेंड करता है। तो इसका जो जी, क्योंकि कहाँ से ये पत्थर कहाँ से उठा कर लाया गया, जब एक पत्थर को चांद की सतह से उठाया गया, मान लीजिए चांद पर, वहाँ पर उसका वेट 10 kg था, ठीक है, या फिर इसका वेट मैंने 60 kg, ठीक है, 60 kg चंद्रमा पर था, 60 kg या 60 न्यूटन है वेट, ठीक है, तो 60 न्यूटन ओके लाया जाता है, तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और 60, अगर यहाँ पर 6 kg का था तो यहाँ भी 6 है, न्यूटन है, आपको 10 लगा दिया गया है, यहाँ पर इसका क्या होगा, भार बिल्कुल चेंज होगा, 1/6 हो जाएगा, नहीं 10 न्यूटन का बचेगा सिर्फ। लेकिन उसका वेट जो है 6 kg यहाँ पर भी था और यहाँ भी 6 kg ही रहेगा मास। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं होगा, ना द्रव्यमान ना भार, ऐसे ये भी गलत है। तो मैंने बता दिया आपको, बी ऑप्शन सही है। बताइए, जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार है अधिक हो जाएगा, और यही उल्टा हो जाएगा केस। अगर मैं दोबारा पूछूं कि अगर मैं एक पत्थर को या आप ही को मैं उठा करके चंद्रमा पर भेज दूँगा, आपका मान लीजिए वजन 50 kg है, ठीक है, वजन 50 के लिए, और आपका वेट कितना हो जाएगा, यानी वेट निकल के आ जाएगा, यानी भार निकल के जो जिसको कहेंगे, तो वो 50 × 9.8 आ जाएगा, 9.8, ठीक है, 9.8। अब इसी को चंद्रमा पर आपको उठा कर भेज देंगे तो /6 वहाँ करना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन बताएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक जो है, क्वथनांक खोजेंगे हम, क्योंकि उस दाब के कारण जो है पानी के तापमान उबलने लगता है। इसकी जो होता है उच्च दाब उसमें होता है, क्योंकि उसके जो प्रेशर कुकर जहाँ पर सीटी बजता है, यानी कि उसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता नहीं है, तो अंदर का जो होता है प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण जो होता है उसका उच्च तापमान बनने को उबलने लगता है। मान लीजिए पानी अंदर, बाहर के टेम्परेचर आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन प्रेशर कुकर में और जल्दी ही और कम समय में और प्रेशर अंदर होने के कारण इस जल्दी उबलने लगता है, ठीक है, इसके कारण ही। चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब, यानी कि प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण उसमें पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है,
और खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने के तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। सोचिए, खुले में जैसे आप टब में या फिर कोई भी एक बर्तन में आपने गर्म करने की कोशिश किया, तो इसमें खुले आसमान में करेंगे तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड आपको लगेगा, और वहीं आपका 80 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 20 डिग्री का फ़ायदा होता है। ठीक है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा आपको सूर्य से प्राप्त होगी ऑब्वियसली, और कहीं चंद्रमा से तो नहीं मिलेगी ना, समुद्र से, हवा में कोई ऊर्जा होती कहाँ। ठीक है, वो हवा में विंड एनर्जी होता है, लेकिन इससे आपको संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछा है सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य से प्राप्त होती है। इस तरह के इजी क्वेश्चन देखने से पूछा जाता है, पीआरटी में ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस पर ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस प्रकार ऊर्जा का एक छोटा सा भाग भी ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कब होता है? तो आपको मैंने अभी बताया, नाभिकीय संलयन के द्वारा आपको प्राप्त होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था और कहाँ पर छोड़ा गया? तो ये आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह आपको छोड़ा गया था 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और कहाँ पर छोड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, सबसे ज़्यादा वर्ष वहाँ पर दीर्घतम होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। प्लूटो का जो वर्ष होता है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिकल्पना काल होता है 248 का, यानी 247.92 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना वेग होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आप आगे पीछे कर लीजिएगा, कई बार सेंटीमीटर में पूछा जाता है, तो सेंटीमीटर आपको करने के लिए 10 को 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिसकी चाल विद्युत यानी निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर हो, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य के प्रकाश का सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है तो 8.5 मिनट के आसपास लगता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग 8.31 मिनट यानी 499 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड के आसपास। 8 मिनट कहीं कहीं 20 सेकेंड भी जाता है, तो 19 सेकेंड के आसपास लगता है। चूँकि निकटतम विकल्प आपका 8.5 ही है, अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः प्रश्न यहाँ सी जो है माना जाएगा इसका सही जवाब। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ठीक है, निकटतम आपका यही है, तो इसलिए एग्जैक्ट जो होता है 8 मिनट 19 सेकेंड या 20 सेकेंड के आसपास लगता है। ठीक है, अतः सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है 150 × 10⁻7 किलोमीटर के आसपास होती है, और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास। मीटर पर सेकेंड यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, कब पहुँचता है? सूर्य की प्रकाश जो होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी के पहुँचने में 944 यानी 8 मिनट 19 सेकेंड, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके कोई भी नहीं थे, तो 8 मिनट मिडल नहीं है, 8 मिनट 19 सेकेंड के आसपास होता तो सही माना जाता। आपके ये ऑप्शन सही है इसमें। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर परीक्षा में आपका सी को सही माना, लेकिन प्रश्नों को उपयुक्त तो कोई विकल्प नहीं है, विकल्प मौजूद है, अतः ई को ज़्यादा सटीक उत्तर दिया गया है। ठीक, इसमें सही जवाब नहीं मिलने का कारण। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह आपको बुध है, और बृहस्पति का औसत व्यास जो है तो 1,39,822 किलोमीटर के आसपास है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? जैसे कि आपका बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रेन, तो ये सारे आपका कंप्यूटर की भाषा हैं, बट आपका फास्ट कोई ऐसा कंप्यूटर का भाषा नहीं है।
बेसिक जैसे आपका C++ फोर्ट्रेन कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन आपको फास्ट कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो आपका ये टंगस्टन का उपयोग होता है। फिलामेंट में जब भी आपने देखा होगा पुराने बल्ब में, तो टंगस्टन की एक तंतु होती है जिसमें से ही प्रकाश के उत्पन्न होता है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाले शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः तो उच्च तापमान पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी दहन नहीं होता है। इस कारण इनका प्रयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापमान में होता है। ताप लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ट्रांजिस्टर में आपका जर्मेनियम का उपयोग होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। वे समांतर चालक होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ द्रव मिलाने वाले पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। वे N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन है? परमाणु नाभिक के अवयव का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ना कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन जब भी आप नाभिक का आपने पढ़ा होगा तो सबसे अंदर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर खाते रहता है, जो पहरा जैसे रहता है, एक तरह से कह सकते हैं। परमाणु नाभिक के मुख्य जो अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, मैंने आपको ये सब बताया। निम्नलिखित क्वेश्चनों का आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत तो है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन मैंने बोला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत सही हो गया। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, ए लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी ऋण आवेशित होता है, बिल्कुल ये सही है, और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सक क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। प्रश्नगत कथनों में विकल्प ए का उत्तर सही कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धन आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कणों की संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो रही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में होते हैं, पहरा देने का काम करते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो आप किसको भी ज़्यादा समय तक भंडारित कर सकते हैं, और भंडारित अभी इस वर्तमान काल में हो भी रहा है, और इसमें सरकार काफ़ी इसमें दे भी रही है, काफ़ी इसमें रिबेट भी दे रही है। अगर आप सोलर प्लेट या सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। इस पर आपने बजट में भी पढ़ा होगा, काफ़ी इसमें बेनिफिट मिल रहा है। जिन लोगों का 300 यूनिट से कम आता है जिबिजली, जिन भी घर का जिसमें फैमिली का, उन लोगों को 300 वाट से जिनकी बिजली कम खपत होती है, तो उन लोगों को किलोवाट, इन लोगों को गवर्नमेंट फ्री में सोलर लाइट दे रही है। आप करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, तो फिर जब आपको जानकारी होगा, आगे करते हैं कंटिन्यू। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण है? तो सौर ऊर्जा इसका है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण, अन्य सभी जो है ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा इसका सीमित है, परमाणु ऊर्जा, भूमौसमी ऊर्जा इसका सीमित स्रोत है। 97 क्वेश्चन बताइएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो बम से विखंडन याद रखिएगा, यानी कि विखंडन, नाभिक के विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है। नाभिक के विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। 98 परमाणु हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम अभी मैंने बताया। चलिए, हाइड्रोजन बम आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया कारण होता है, अनियंत्रित
अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया का कारण होती है। और लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया न्यूक्लियर और फ्यूजन रिएक्शंस पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडोन आपकी नोबल गैस नहीं होती है। रेडोन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन वायु में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो आपका वाट पर होती है, ठीक है, केवल वाट पर होती है। आपको मैंने बताया किलो वाट 1 यूनिट हो गया, या फिर कितने वाट आपका खपत हुआ। 300 वाट से कम आएगी तो गवर्नमेंट आपको सोलर लाइट या इस तरह से प्रावधान है उसको पूरा, हालांकि अभी तक गवर्नमेंट इसको पॉलिसी लाया नहीं गया, लेकिन इस पर आपके बजट में आपको दिखेगा। बिजली का खपत, बिजली आपका जो बिल होता है किलोवाट प्रति घंटा यानी वाट से मापा जाता है। विकल्प ये सही है। 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी सभी लोग आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। इससे पहले जितने भी लोग आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उसको जाकर के देख सकते हैं। 30 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु आपको यूरेनियम है। तांबा, एल्युमिनियम, जास्ता से कंपेरिजन करेंगे तो यूरेनियम देखें। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, मेटल है। इसकी परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 238.08 है। 239 भी लिख दीजिए, 238 भी लिखिएगा चलेगा। और इनसेट 2A कब छोड़ा गया है? इनसेट 2A आपका जो छोड़ा गया है आपका 10 जुलाई 1992 को। 2A आपको 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। चलिए, अब जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स का मैंने कंप्लीट करा दिया। टोटल 102 क्वेश्चन था। अब हम कंप्लीट करेंगे रसायन को, उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद करेंगे हम बायोलॉजी को। चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रसायन का। निम्नलिखित में कौन सा एक धातु नहीं है? तो एक धातु नहीं, जैसे कि एक तत्व नहीं है। तत्व यानी मेटल नहीं है। जैसे धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी, ये सारे तत्व का पार्ट है, यानी कि इसके काइंड्स है। ये धातु, मेटल, नॉन मेटल, या कि ये सारे पार्ट हैं। लेकिन गैस इसका कोई भी भाग नहीं है, ठीक है, एक तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि धातु हो गया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और धातु हो गया, या मेटलॉइड्स हो गया, विभाजित किया गया। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी अक्रिय गैसों को अधातु के श्रेणी में रखा गया है। फिर से बता देते हैं, ये सारी धातु जो है अक्रिय गैस है, इसको बराबर याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये जितने भी अक्रिय गैस हैं कहाँ पर आता है, किस ग्रुप में लाई करते हैं, इसका क्या है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। हैरी ना करके आप जो याद करते हैं, इस सारे टेबल याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप जितने भी लोग हैं इसको कॉलम कहते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको रो कहते हैं, और इन सारे भाग को कॉलम कहते हैं। तो कितने रोज में है, कितने कॉलम में है, कौन सा वर्ग है, कौन सा ग्रुप है, वो सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है? तो लेवोसियर को कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनियो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यह रसायन केमिस्ट्री का क्लास अब स्टार्ट हो गया है यहीं से। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसके दरम्यान संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा दरम्यान संख्या निकल जाएगा। तो 18 और 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। तो ये हमारा दरम्यान संख्या हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु के दरम्यान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है। 18 + 20 = 38 होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या अभी मैंने बताया जैसा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, ठीक है। बाकी हम किसी पर जाएंगे नहीं। एक जो है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इसका फॉर्मूला है, देख सकते हैं। ये न्यूट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या मैंने अभी जैसा कि बताया आपका इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन,
दोनों को माइनस कर देंगे, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु का द्रव्यमान की संख्या को माइनस कर देंगे, यहाँ हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, n निकल जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 148। यहाँ देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 242 है, परमाणु क्रमांक आपका 94 है, या प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या सेम ही होता है, तो इसको माइनस कर देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। इसका रफ कर देते हैं, ये दे सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, ठीक है। सॉरी।